हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। आज हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे और ये दो पार्ट्स में होगा। आज हम पहला पार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम एलिमेंट्री शेप्स कह रहे हैं तो शेप्स किस तरह से बनती है, आइदर वो कर्व से बनेगी या लाइन से बनेगी। और हमने कई तरह के शेप्स पढ़े भी हैं, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल एक्सेट्रा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मेजरिंग लाइन सेगमेंट से। लाइन सेगमेंट क्या है? तो अब तक हमने पढ़ा है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। एक तो होता है लाइन। लाइन क्या है? जिसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, मतलब दोनों तरफ से चलती रहती हैं। एरो बनाने का मतलब क्या है कि इधर से भी जितनी मर्जी लंबी कर लीजिए, इधर से भी कर लीजिए, तो ये एक लाइन है। लेकिन जब हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, मतलब इस लाइन का एक सेगमेंट। अब जैसे ही हमने सेगमेंट कह दिया, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है ना। तो अब आपका काम क्या है कि हमें मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स ये पढ़ना है। मेजरिंग का मतलब होता है हमें उसका लेंथ बताना है। लाइन सेगमेंट है तो लेंथ बताना होगा उसका, मतलब कितनी लंबी लाइन है। अब मान लीजिए मैंने दो लाइन बना दिए, दो लाइन सेगमेंट्स बना दिए। अब वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना होगा बच्चों। ये लाइन सेगमेंट है ना। तो लाइन सेगमेंट मतलब यहाँ पे शुरू, यहाँ पे खत्म, ये यहाँ पे शुरू, यहाँ पे खत्म, है ना। ये लाइन सेगमेंट है। अब कहा जा रहा है बाय जस्ट लुकिंग एट देम कैन यू टेल विच वन इज लॉन्गर। क्या आप सिर्फ देखने भर से बता सकते हैं कि कौन लंबा है और कौन छोटा है? तो आप एक अंदाजे से बता देंगे कि मान लीजिए मैंने ये एक लाइन बनाई और ये लाइन बनाई, तो आप कह देंगे कि ये जो ए बी वाली जो लाइन सेगमेंट है ना, ये सी डी वाली लाइन सेगमेंट से बड़ी है। ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, ये कह देंगे। लेकिन यही बात यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे भी ए बी है, तो अब आप कहेंगे इन दोनों में से कौन बड़ी है। तो देखने भर से नहीं पता चल पा रहा है कि कौन लंबा वाला लाइन है ना। तो थोड़ा बहुत फर्क है, तो हम फिर भी कह सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है थोड़ी लंबी है। ओके, लेकिन कंफ्यूजन तो है ही कि कौन सी लाइन लंबी है, कौन सी छोटी है ना। तो अगर तो इतना डिफरेंस होता तो हमको आराम से पता चल जाता। लेकिन अगर ऐसा है डिफरेंस कि दोनों का पता ही नहीं चल रहा, जैसे ये ए बी है और ये सी डी है। अब मैं पूछ रही हूँ आपसे कि बच्चों बताओ ए बी बड़ी है या सी डी बड़ी है। तब आप कहेंगे कि मैम ये हमको कैसे पता चलेगा, हमें तो इसे मेजर करना पड़ेगा। अब आ गई बात मेजरिंग की। अब हम मेजर कैसे करें? तो मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं? एक तो है हम ट्रेस कर ले। ट्रेस कर ले मतलब ये एक हमारी ए बी लाइन है ना। हम एक ट्रेसिंग पेपर लेते हैं। ट्रेसिंग पेपर क्या होता है? जिसके थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा पेपर होता है, उसको इसके ऊपर रख देते हैं और उस पे इस मान लीजिए ए बी पे मैंने ट्रेसिंग पेपर रख दिया। ये पेपर हमने इसके ऊपर रख दिया और ट्रेस कर लिया। इस ए बी लाइन को मैंने ट्रेस कर लिया इस पेपर पे। ट्रेस कर लिया कैसे? इसको जैसे ही इसके ऊपर रखेंगे तो एक लाइन हम ऊपर से इसको देखकर खींच लेंगे और कह देंगे कि ये है हमारी लाइन। अब यहाँ का जो 0 पॉइंट है ना, ये ओ पॉइंट मान लीजिए, इस पॉइंट को मैंने इसके ऊपर रख दिया। इस पॉइंट को ट्रेसिंग पेपर को इसके ऊपर रख दिया और रख के अब देखा कि वो ट्रेसिंग पेपर पे जो लाइन बनी है ना, वो इसके कितनी दूरी तक आ रहा है। यहाँ मान लीजिए यहाँ तक आया, तो आप कह देंगे कि ये जो ए बी वाली लाइन है ना, ए बी वाली लाइन, और ये मान लीजिए सी डी है, तो आप कहेंगे कि जो ए बी वाली लाइन है वो सी डी से छोटी है। ये एक ट्रेसिंग पेपर वाला तरीका हो गया, है ना। लेकिन आप हमेशा ट्रेसिंग पेपर लेके तो नहीं घूम सकते कि कैसे हम ट्रेस करेंगे, फिर इसके ऊपर रखेंगे और फिर बताएंगे कौन सी लंबी लाइन है, कौन सी छोटी लाइन है। फिर भी हमें ये तो नहीं पता चला बच्चों कि लाइन
कितने सेंटीमीटर्स की है या कितने इंचेस की है या कितने मिलीमीटर्स की है, हमें लाइन का यूनिट ऑफ लेंथ तो पता ही नहीं चला, है ना। तो ये तो हमको एक मोटा मोटा पता चल गया कि कौन सी लाइन लंबी है और कौन सी लाइन छोटी है। मैथ्स में तो इतना बताने से तो नहीं चलेगा, हमें और डेप्थ में बताना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। रूलर बच्चों क्या है, बच्चों जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में या आपके पेंसिल बॉक्स में आपने जो स्केल रखा है ना, स्केल देखा है ना, वही है रूलर। रूलर पे क्या होता है, इस तरह से बनता है ना रूलर, यहाँ पे एक 0 पॉइंट होता है। ये हो गया सेंटीमीटर वाला पार्ट, 1 2 3। अब हर सेंटीमीटर के बीच में भी 10 पार्ट्स है, इस तरह से है ना, 10 बने हैं, मतलब वो मिलीमीटर हो गए। और उसकी अपोजिट साइड में क्या है, उसके अपोजिट साइड में है इंचेस, ये इंच वाला साइड है, दिस इज इंच, और इधर है सेंटीमीटर। होता है ना, आपके स्केल आपके पास रखा है। अब क्या करेंगे, अब आपके पास वही सेम स्केल है, और आपके पास एक लाइन है, ये ए बी वाली लाइन है। अब आपके पास बहुत अच्छा तरीका क्या है, इस ए पे आप ये जहां पे ये स्केल का 0 पार्ट है ना, 0 वाला पार्ट है, उसको ए के एकदम कोने पे रखिए, इस वाले स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे उस स्केल को रखिए और सीधे रख के यहाँ पे बी पॉइंट तक देखिए कि आपके स्केल में सेंटीमीटर में कितना आ रहा है। तो यहाँ हमको दिख गया 6 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं। अब बच्चों इसमें भी थोड़ी सी परेशानी हो जाती, क्या कि आप अगर इस तरह इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा। आपको लगेगा अरे यहाँ पे ही 6 सेंटीमीटर आ गया, और इधर से अगर देखते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा और इधर खींचते हैं तब 6 सेंटीमीटर आएगा। तो आपको अपनी नजर यहाँ पे रखनी पड़ेगी ताकि आपको करेक्ट दिख जाए कि हाँ यहीं पे 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ आई का प्लेसमेंट थोड़ा आपको करना पड़ेगा, वरना थोड़ा सा मिलीमीटर का फर्क पड़ जाता है। लेकिन इसको अवॉइड करने के लिए हमको क्या मिला है ज्योमेट्री बॉक्स में, आप लोग देखिएगा अपने अपने पेंसिल बॉक्स में, ज्योमेट्री बॉक्स में, कि इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट गिवन है ना, 2 पॉइंटी इस तरह से रहता है। अब इस डिवाइडर को अगर हम किसी स्केल के, मान लीजिए ये स्केल है ना, ये स्केल है और हमने यहाँ पे 0 पॉइंट है। अब डिवाइडर को यहाँ पे, इस डिवाइडर के इस पॉइंट को यहाँ पे रखा और इस पॉइंट को यहाँ पे रखा, और एग्जैक्ट, अब तो ये हिलने वाला नहीं है। अब ये इस चीज को अब आप अपने स्केल पे लगा के देखिए कि कितना सेंटीमीटर है, एग्जैक्टली कितना है, क्योंकि अब आपकी आंखों का काम तो कुछ नहीं है, ये जहां पे पॉइंट हो रहा है उतना आप देख लीजिए कि कितना सेंटीमीटर है। अब आप यहां से देखेंगे तो भी पता चल जाएगा, यहां से देखेंगे तो भी पता चल जाएगा, यहां से देखेंगे तो भी पता चल जाएगा। तो इन डिवाइडर्स का यूज जरूर से स्टूडेंट्स आप लोग कीजिए ताकि एग्जैक्ट मेजरमेंट हमको मिल जाए। ओके, तो इस तरह से हम स्केल से या रूलर से हम मेजर करते हैं। कैसे, 0 पॉइंट पे फर्स्ट पॉइंट रखते हैं हम, मतलब स्केल के 0 पॉइंट, 0 वाला जहां लिखा है ना वहां पे हम स्केल वहां पे रखते हैं, और जहां तक हमको लाइन सेगमेंट हमको मेजर करना है वहां तक हम देख के डिवाइडर से हम उसका मेजर बताते हैं। ओके, तो इस तरह से हम मेजरिंग ऑफ लाइन सेगमेंट्स करते हैं। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। दूसरा क्या है, एंगल्स। एंगल्स राइट एंड स्ट्रेट। तो बच्चों एंगल्स तो आपने पढ़ा है, एंगल्स क्या है, जब भी 2 रेज, ये देखिए ये एक रे है और रे मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट कोई नहीं है। अगेन और एक रे से हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया और दूसरा चल रहा है।
तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट में ही दो रेज जो मिल जाती है ना, उससे जो ये बनता है, ये जो एक एंगल, एक इस तरह से मोड़ बन जो रहा है, इसे हम कहते हैं एंगल, है ना, ये तो पढ़ा हुआ है हमने। अब हम पढ़ेंगे राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। ओके, तो इसको समझाने के लिए मैंने इस तरह से एक डायरेक्शन वाइज आपको डायरेक्शन बताया। डायरेक्शन क्या, जैसे ये मैंने ले लिया, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया, नॉर्थ की ठीक ऑपोजिट होता है साउथ, और नॉर्थ के राइट हैंड साइड पे होता है ईस्ट, और नॉर्थ के लेफ्ट हैंड साइड में हो गया वेस्ट। ओके, अब मैं कह रही हूं आपसे कि आप नॉर्थ की ओर फेस करके खड़े हो जाइए। मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, तो आप नॉर्थ की ओर देखिए, नॉर्थ मतलब इस तरफ देखिए, देख रहे हैं। अब मैं कह रही हूँ टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट। अब आप कहेंगे मैम क्लॉकवाइज क्या है? क्लॉकवाइज बच्चों, आप लोगों के घर में घड़ी है ना, तो घड़ी कैसे चलती है, घड़ी की सुइयां कैसे चलती हैं? ये है ना, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है ना। तो घड़ी कैसे चलती है? सुई जो है ये यहाँ पे रहती है, तो 12 से 1 पे आती है कि नहीं, मतलब इस तरह से चलती है, इस तरह से चलती है, 1 2 3 4 इस तरह से चलती है ना। तो मतलब क्लॉकवाइज का मतलब होता है कभी भी इस तरह से चलना। नॉर्थ से जैसे ही हम ईस्ट की ओर आते हैं, तो हम इसे कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जैसे ही हम नॉर्थ से ईस्ट की ओर आते हैं, तो आप देखिए इस तरह से एक एल बन जाता है, ये बन गया ना। नॉर्थ से आप ईस्ट की ओर आए, तो आप मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से ऐसे करके आ गए ईस्ट पे, तो ये जो ईस्ट पे जो आप इस तरह से आए हैं, तो आप देखिए एक एल की तरह शेप बन गया। तो ये जो शेप है ना, इसको कहते हैं राइट एंगल। इस एंगल को कहेंगे राइट एंगल। एंगल तो बनाना, ये एक देखिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, दो रेज है, और कैसे चली रेज, यहां से ऐसे क्लॉकवाइज। तो इस एल शेप को हम कहते हैं राइट एंगल, और इसका एंगल हो जाता है 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज को हम कहते हैं राइट एंगल। ओके, अब नॉर्थ से ईस्ट की ओर गए क्लॉकवाइज, तो एक राइट एंगल बना। अब आप बताइए, अगर मैं ईस्ट से साउथ की ओर जाऊंगी, तब भी तो क्लॉकवाइज ही चलूंगी ना, ऐसे ही तो चल रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहां से भी ऐसे चलने पे एक एल जैसा बना, है ना, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बन गया। तो ये भी एक राइट एंगल है कि नहीं? ये भी एक राइट एंगल बना। तो यू स्टैंड फेसिंग नॉर्थ बाय अ राइट एंगल टर्न। अगर आपको पेपर में कभी क्वेश्चन आता है कि यू टेक अ राइट एंगल टर्न फ्रॉम नॉर्थ एंड वेयर डिड यू रीच, तो आप क्या कहेंगे? आई रीच्ड एट ईस्ट पोजीशन। ईस्ट पे आ गए आप। तो नॉर्थ से जैसे ही राइट एंगल चलेंगे, तो आप ईस्ट पे आ जाएंगे, और ईस्ट से राइट एंगल चलेंगे तो कहाँ आ जाएंगे? साउथ में आ जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ है, तो यहाँ पर आप साउथ में आ गए। अब साउथ से अगर मैंने कहा कि आप और 90 डिग्रीज चलिए, तो कहाँ पे पहुंच गए? आप पहुंच गए वेस्ट में, है ना। तो अब क्या कह रहा है? बाय अनदर राइट एंगल टर्न यू फाइनली फेस साउथ। जैसे ही एक टर्न किया ईस्ट, दूसरा टर्न किया साउथ। तो इस तरह से हमको राइट एंगल का पता चला कि राइट एंगल कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, इस तरह का होता है ना। अब ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि आपको हमेशा ऐसे ही राइट एंगल मिलेगा। आपको कभी ऐसे भी राइट एंगल मिल जाएगा, कभी ऐसे भी राइट एंगल मिल जाएगा, है ना। आपको बस देखना है टर्न कितना हो रहा है, कितना एंगल बना रहा है, उससे आपको पता चलेगा कि ये राइट एंगल बनेगा।
चलिए अब स्ट्रेट एंगल भी देख लेते हैं। स्ट्रेट एंगल क्या है? द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट इज बाय अ राइट एंगल। अब अ टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, अब नॉर्थ ये है, ये ईस्ट है, नॉर्थ से राइट हैंड साइड में ईस्ट है, फिर साउथ है, फिर वेस्ट है। तो अ टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट इज बाय अ राइट एंगल, यहां से यहां तक तो राइट एंगल है, 90 डिग्रीज है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्रीज। अब द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज बाय 2 राइट एंगल्स। अब अगर टर्न आपने नॉर्थ से साउथ डायरेक्ट किया तो कितने राइट एंगल्स बने? एक बार तो आप नॉर्थ से ईस्ट गए, एक 90 डिग्री बन गया। कैसे कर रहे हैं? ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ है ना। अब आप नॉर्थ से जैसे ही ईस्ट की ओर गए, एक 90 डिग्री बन गया, और ईस्ट से साउथ की ओर आए, एक और 90 डिग्री बन गया। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो गया स्टूडेंट्स? 180 डिग्री। मतलब ये दोनों को अगर हम मिलाएं तो ये 180 डिग्री बन गया। मतलब 180 डिग्री मतलब होता है स्ट्रेट एंगल। अब आप देखिए इसको स्ट्रेट क्यों कहा गया? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ना, इस तरह से, ये जो इधर नॉर्थ था यहाँ पे पहुंच गए साउथ में। तो ये जो लाइन बनी है वो कैसी बनी है? स्ट्रेट लाइन। और ये एंगल कितना बना? ये बना 180 डिग्री। तो आप कहेंगे कि स्ट्रेट एंगल सिर्फ ऐसे ही होगा? नहीं, आप इस तरह से लाइन बनाएंगे तब भी ये स्ट्रेट एंगल माना जाएगा। चाहे ऐसी हो तो भी स्ट्रेट, ऐसी हो तो भी स्ट्रेट, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक तरह से ही कहेंगे ये स्ट्रेट एंगल है। तो फिर से हम देख लेते हैं। द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट इज बाय अ राइट एंगल। नॉर्थ टू ईस्ट इज बाय अ राइट एंगल। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हमें एक राइट एंगल मिला। द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अब यहां हम नॉर्थ टू साउथ जैसे ही गए तो ये हमारा बन गया बाय 2 राइट एंगल्स। ये यहां से यहां तक एक राइट एंगल और यहां से यहां तक ये और एक राइट एंगल। तो 2 राइट एंगल मिला के एक स्ट्रेट एंगल बना। तो नॉर्थ साउथ इज अ स्ट्रेट लाइन। नॉर्थ साउथ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब दूसरे फिगर में देखिए, अगर हम साउथ में खड़े हैं तो साउथ से अगर हम नॉर्थ की ओर जाएंगे तो क्या वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा? वो स्ट्रेट एंगल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्योंकि अगर आप साउथ में खड़े हैं, साउथ से जब हम वेस्ट की ओर चलेंगे, क्लॉकवाइज चल रहा है। क्लॉकवाइज क्या होता है? यहां से ये क्लॉक, ऐसे ही ना क्लॉकवाइज चलते हैं हम। क्लॉकवाइज अगर हम जा रहे हैं साउथ से वेस्ट, तो ये जो एक एल की तरह बन रहा है ना, ये कितना एंगल है? ये भी तो एक राइट एंगल है। मैंने कहा था ना राइट एंगल ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सभी राइट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे भी एक एल की तरह फॉर्म हो रहा है। तो ये भी तो एक राइट एंगल है। मतलब एक 90 डिग्री साउथ से वेस्ट और वेस्ट से नॉर्थ आने में भी हमें एक राइट एंगल मिला। तो अगर हम साउथ से भी नॉर्थ की ओर जा रहे हैं तब भी हमें क्या एंगल मिला? स्ट्रेट एंगल मिला। और कितने राइट एंगल्स मिले? 2 राइट एंगल्स। ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइजेस में, इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस में आपको करने होंगे। तो इसीलिए पहले ही मैं आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग कंप्लीट एंगल्स और बाकी क्लॉक में किस तरह से एंगल मेजर करते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और आपको मेरा चैनल कैसा लगता है, आपको और कुछ सीखना है, कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।